इस वीडियो के आखिर तक आप उन अनदेखी ताकतों को समझ जाएंगे जिन्हें फ्रायड ने पहली बार उजागर किया था। उन काली मनोवैज्ञानिक धाराओं को जो औरतों को उन आदमियों को बर्बाद करने के लिए उकसाती हैं जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उन्हें उन लोगों के पीछे भगाती हैं जो उन्हें तोड़ देते हैं। ये कोई राय नहीं है, ये फ्रायड के सबसे चौंकाने वाले केस स्टडी हैं जिन्हें अब मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी सही साबित कर दिया है। आकर्षण के कुछ क्रूर नियम हैं जो समझाते हैं कि क्यों आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है, क्यों स्थिरता बोरियत लगती है और कैसे कई पीढ़ियों से पुरुष समाज के बनाए नियमों के हिसाब से महिलाओं को प्यार देने की कोशिश में खुद को पूरी तरह निचोड़ डाल चुके हैं, सिर्फ यह जानने के लिए कि वे नियम झूठ थे। आप किसी औरत को जानते होंगे, शायद कोई बहन, कोई दोस्त या कोई पुरानी प्रेमिका जो बार बार एक ही तरह के आदमी के पास लौटती है। वही आदमी जो उसे रात के 3 बजे रोता हुआ छोड़ जाता है, वही जो उसका जन्मदिन भूल जाता है लेकिन नशे में होने पर उसे मैसेज करना याद रखता है, वही जिसे हर तर्क के हिसाब से अकेला होना चाहिए, फिर भी वह उसका बचाव करती है, उसे चाहती है, उसी को चुनती है। फ्रायड ने इसे पुनरावृत्ति बाध्यता कहा था। यह एक अचेतन चाह होती है कि हम अपने सबसे गहरे जख्मों को फिर से जिएं, जो प्यार के लिबास में छिपी होती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक तरह की प्रोग्रामिंग है। 1973 में स्टॉकहोम में बैंक बंधक बनी एक महिला को अपने अपहरणकर्ता से प्यार हो गया था। मनोवैज्ञानिक हैरान थे कि कोई कैसे अपने ही हमलावर से भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। दशकों बाद हमें पता चला, डोपामीन। एक स्टडी में यह सामने आया कि जब प्यार अचानक और अप्रत्याशित होता है तो वह स्थिर और सामान्य प्यार के मुकाबले 2 गुना डोपामीन पैदा करता है। अराजकता, केओस रासायनिक रूप से एक लत बन जाती है। अब सोचिए, एक लड़की जिसका पालन पोषण एक दूर रहने वाले पिता ने किया हो, उसे मिले हर ध्यान का टुकड़ा एक जीत जैसा लगता था। 20 साल बाद जब कोई आदमी उसके साथ बुरा व्यवहार करता है और फिर अचानक ढेर सारा प्यार बरसाता है, तो यह प्यार नहीं है, यह दिमाग को हुआ एक पुराना अनुभव, डेजा व्यू है। उसका दिमाग इस रोलर कोस्टर को जुनून समझ लेता है। फ्रायड की डोरा नाम की केस स्टडी में भी यही पैटर्न सामने आया था। वह उन आदमियों से दूर भागती थी जो उसे बहुत प्यार करते थे और उन लोगों के पीछे जाती थीं जो उसे तकलीफ देते थे। क्यों? क्योंकि तकलीफ उसे अपने घर जैसी महसूस होती थी। यहीं पर पुरुष बहुत गुस्सा होते हैं। आपको हमेशा कहा गया है कि अच्छे बनो, स्थिर रहो, भरोसेमंद बनो। फिर भी औरतें ऐसे मर्दों की तरफ खींची चली जाती हैं जो विद्रोही होते हैं, अपराधी होते हैं या भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होते। 2014 की एक स्टडी में पाया गया कि डार्क ट्रायड वाले गुण जैसे नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी वाले पुरुषों के पास लगातार ज्यादा पार्टनर होते हैं। एक अच्छा आदमी बस बैकअप प्लान होता है, वो ख्वाब नहीं होता। फ्रायड के साथी कार्ल जंग ने सीधे सीधे कहा था कि जो लड़की किसी अपराधी से प्यार करती है वह उसे नहीं चुन रही, वह उस छाया को चुन रही है जिसे उसने अपने भीतर दबा रखा है। समाज महिलाओं से सुरक्षा तलाशने को कहता है, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल प्रवृत्ति आग की तरफ जाने के लिए फुसफुसाती है। 1920 में फ्रायड ने एक मरीज का इलाज किया जिसे वे राइट मैन कहते थे। एक ऐसी महिला के पीछे पागल था जो उसका मजाक उड़ाती थी और उसने माना था कि उसकी क्रूरता ही उसे जिंदा महसूस कराती है। फ्रायड ने इसका रिश्ता उसके बचपन से जोड़ा। उसकी मां कभी बहुत ज्यादा प्यार करती थी तो कभी बिल्कुल अनदेखी करती थी। उसके बड़े होकर रिश्ते भी ठीक उसी की नकल थे। यह दुर्लभ नहीं है बल्कि एक आम बात है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सिर्फ औरतों के बारे में नहीं है? अब हम इस पागलपन के पुरुष वाले हिस्से को उजागर करेंगे। क्यों पुरुष टूटी हुई महिलाओं को ठीक करने के आदी हो जाते हैं और कैसे दोनों लिंग आपसी तबाही के इस खेल में फंस गए हैं। सबसे खतरनाक झूठ यह नहीं है कि प्यार अंधा होता है, बल्कि यह है कि प्यार दयालु होता है। आप किसी आदमी को जानते होंगे, हो सकता है कि वह आप ही हों, जो किसी दुखी अतीत वाली महिला से दूर नहीं रह पाता। वह जो बहुत ज्यादा पीती है, जिसे बहुत बार चोट लगी है, जो दुखी आंखों से उसे देखती है और कहती है, किसी ने मुझे कभी सही तरीके से प्यार नहीं किया।
और जैसे कोई कीड़ा आग की तरफ खींचा चला जाता है, वह भी उसकी तरफ चला जाता है। वह खुद से वादा करता है, इस बार मैं उसे बचा लूंगा। फ्रायड ने इसे बचाव की कल्पना कहा था। यह एक आदमी की अचेतन इच्छा है कि वह एक घायल महिला को ठीक करके अपनी खुद की अहमियत साबित करे। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि वह उससे प्यार नहीं करता। वह उस एहसास से प्यार करता है जो वह महिला उसे महसूस कराती है, जरूरी होने का, हीरो होने का, बेहतर होने का। और जिस पल वह ठीक होने लगती है, जिस पल उसे बचाने की जरूरत नहीं रहती, उसी पल उसका मन ऊबने लगता है। 1910 में फ्रायड ने एक केस स्टडी प्रकाशित की थी, एक अमीर आदमी की जिसे वे वोल्फमैन कहते थे। वह एक नौकरानी के प्यार में पागल हो गया था। वह गरीब, अनपढ़ और भावनात्मक रूप से अस्थिर थी। उसने उसे पैसे, वादे और बड़े बड़े तोहफे दिए, इस विश्वास के साथ कि उसका प्यार उसे ठीक कर देगा। लेकिन जब वह बेहतर होने लगी, जब उसने अपने लिए खड़ा होना शुरू किया, तो वह आदमी ठंडा पड़ गया। रिश्ता टूट गया। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए आकर्षित नहीं था। वह उस भूमिका के लिए आकर्षित था जो वह महिला उसे निभाने दे रही थी। मॉडर्न मनोविज्ञान इसे बॉन्टो कोडिपेंडेंट नार्सिसिज्म कहता है, एक आदमी की किसी महिला की दुख भरी कहानी में हीरो बनने की लत। 2017 की एक स्टडी में पाया गया कि कम आत्मसम्मान वाले पुरुषों में भावनात्मक रूप से अस्थिर पार्टनर को खोजने की संभावना 3 गुना ज्यादा थी। वजह? उसे ठीक करने में उलझकर वह खुद को ठीक करने से बचता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। बीथोवेन ने एक ऐसी काउंटेस के पीछे सालों बर्बाद कर दिए जो उससे खेलती रहती थी। उसने लिखा था, मैं सिर्फ उसी से प्यार कर सकता हूं जो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। नीत्शे ने लू एंड्रिया सलोमे के पीछे अपनी सैनिटी, मानसिक स्थिरता बर्बाद कर दी। एक ऐसी महिला जो उस पर दया करती थी पर कभी उसे चाहती नहीं थी। यहां तक कि खुद फ्रायड ने भी अपने निजी पत्रों में एक मरीज के साथ अपने ऑब्सेशन की बात मानी थी जो दुख में खुश रहती थी। यह रोमांस नहीं है, यह भक्ति के रूप में किया गया खुद को नुकसान पहुंचाना है। 1955 में मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट लिंडनर ने एक ऐसे आदमी का इलाज किया जिसने 5 बार एक ही तरह की महिला से शादी की थी। हर एक शराबी, हर एक हिंसक, हर एक ने उसे बर्बाद कर दिया था। जब उससे पूछा गया कि वह यह चक्र क्यों दोहराता रहा, तो आदमी ने कहा, क्योंकि जब वह आखिरकार मुझसे प्यार करेगी तो इसका मतलब होगा कि मेरी कोई अहमियत है। यही जहर है, यही फंदा है। लेकिन क्या होगा अगर पूरा सिस्टम ही खराब है? अब हम मॉडर्न डेटिंग के पीछे की छिपी हुई सामाजिक इंजीनियरिंग को उजागर करेंगे। कैसे नारीवाद, पूंजीवाद और फ्रायड के सबसे विवादित सिद्धांत मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने में कामयाब रहे जहां पुरुष और महिलाओं को जन्म से ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाता है। सच्चाई जितनी आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बदसूरत है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं एक ही चीज चाहते हैं, कि प्यार बराबरी का रिश्ता होता है, कि अगर आप बस ठीक से बात करें, अगर आप एक दूसरे को समझें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रायड ने इसे बेहतर समझा था। अपने निजी नोट्स में उन्होंने लिखा था, दोनों लिंग युद्ध में हैं और युद्ध का मैदान बेडरूम है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह जानबूझकर बनाया गया है। 19वीं सदी से पहले शादी एक सौदा थी, जमीन का, गठबंधनों का, जीवन का। रोमांस सिर्फ कवियों और बेवकूफों के लिए था। फिर आई फैक्ट्रियां, शहर, पूंजीवाद और अचानक प्यार को सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बेचा जाने लगा। महिलाओं को, जिनकी अब काम में जरूरत नहीं थी, भावनात्मक देखभाल करने वाली के रूप में फिर से तैयार किया गया। पुरुषों को, जिनका कोई उद्देश्य नहीं था, उन्हें कमाने वाला बना दिया गया। नतीजा? एक शांत, अंदर ही अंदर सुलगता हुआ गुस्सा। 2020 की एक स्टडी ने विक्टोरियन युग के पत्रों का विश्लेषण किया और एक चौंकाने वाला पैटर्न पाया। जिस समाज में प्यार को जितना ज्यादा आदर्श बनाया जाता है, उसके लोग उतनी ही खामोशी से तकलीफ में होते हैं। तलाक की दरें इसलिए नहीं बढ़ीं क्योंकि शादी मुश्किल हो गई थी, वे इसलिए बढ़ीं क्योंकि हमें शादी के बारे में ही झूठ बताया गया था। फ्रायड का सबसे विवादित दावा था कि नारीवाद से इंसान का दुख बढ़ेगा, इसलिए नहीं कि महिलाओं को आजादी का हक नहीं था,
बल्कि इसलिए कि जैविक सच्चाई के बिना आजादी एक टाइम बम थी। इस पर गौर करें, 1960 में एक महिला या तो पत्नी हो सकती थी या अविवाहित। आज उसे कहा जाता है कि वह सब कुछ पा सकती है, करियर, जुनून, परिवार, रोमांच। लेकिन जीव विज्ञान नहीं बदला है। उसकी प्रजनन क्षमता अभी भी 35 की उम्र में कम हो जाती है। उसका दबदबा रखने वाले पुरुषों की तरफ आकर्षण उसके डीएनए में अभी भी है। इसलिए वह 20 की उम्र में बॉस और विद्रोहियों के पीछे भागती है, फिर 34 की उम्र में घबराकर एक ऐसे आदमी से शादी कर लेती है जिसका वह सम्मान नहीं करती। और पुरुष, उन्हें संवेदनशील, भावुक और कोमल होने को कहा जाता है। लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि महिलाएं लगातार ऐसे संवेदनशील पुरुषों को कम आकर्षक पाती थीं। सच्चाई यह है कि महिलाएं ताकत की स्थिति से सहानुभूति चाहती हैं, न कि ऐसे आदमी से जिसे उसकी बैसाखी की तरह जरूरत हो। 1951 में मनोवैज्ञानिक जॉन मनी ने एक ऐसे बच्चे के माता पिता को मना लिया था जिसकी खतना बॉच्ड, गड़बड़ हो गई थी, कि वे अपने बेटे को एक लड़की की तरह पालें। सालों तक मणि ने विजय के पेपर प्रकाशित किए, दावा किया कि बच्चा फल फूल रहा है। सच्चाई, वह लड़का डेविड राइमर दुखी था। 38 की उम्र में उसने खुद को मार डाला। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह कुछ भयानक साबित करता है। आप इच्छा को सामाजिक रूप से नहीं गढ़ सकते। चाहे समाज कितना भी चिल्लाए कि पुरुष और महिलाएं एक जैसे हैं, हमारी बनावट इससे सहमत नहीं है। हम जितना ज्यादा इसे नकारते हैं, उतना ही हम पीड़ित होते हैं। 1970 के मास्को में सोवियत वैज्ञानिकों ने एक आदर्श लैंगिक समानता वाला समाज बनाने की कोशिश की। उन्होंने पुरुषों को बाल देखभाल में, महिलाओं को निर्माण कार्य में लगाया, रोमांस को बुर्जुआ भावना कहकर प्रतिबंधित कर दिया। नतीजा, कार्यात्मक अवसादों, फंक्शनल डिप्रेसिव्स की एक पूरी पीढ़ी। बचे हुए लोगों के इंटरव्यू में एक परेशान करने वाला रिफ्रेन सामने आया। हमारे पास सब कुछ था और हम अंदर से मर चुके थे, क्योंकि प्यार फेयरनेस के बारे में नहीं है, यह आग के बारे में है। लेकिन क्या होगा अगर कोई रास्ता है? अब हम फ्रायड के खोए हुए समाधान को उजागर करेंगे, उस प्रतिबंधित रणनीति को जो इस चक्र को तोड़ सकती है, इच्छा को वापस पा सकती है और ऐसे रिश्ते बना सकती है जो दोनों पार्टनर को खाली न छोड़ें। ये पीछे जाने के बारे में नहीं है, यह और गहराई में जाने के बारे में है। सुबह से ठीक पहले, जब रात सबसे ठंडी होती है, हर वह आदमी जिसने गलत महिला से प्यार किया है खुद से वही सवाल पूछता है, क्या बस यही है? क्या यही सब कुछ है? फ्रायड ने इसे मौभ्रम की मृत्युवन कहा था। यह एहसास कि प्यार, जैसा कि हमें बेचा गया है, एक ऐसी परी कथा है जिसे उन लोगों ने लिखा है जिन्हें इसे जीना नहीं पड़ा। लेकिन उनकी अप्रकाशित पांडुलिपियों में कुछ और भी ज्यादा क्रांतिकारी छिपा हुआ था, एक बाहर निकलने का रास्ता। यह बेरहम बनने के बारे में नहीं है, यह आजाद होने के बारे में है। पहला झूठ यह है कि प्यार आसान होना चाहिए। मॉडर्न थेरेपी जोड़ों से ज्यादा बात करने को कहती है, मानो गलतफहमियां ही समस्या हों। लेकिन फ्रायड की सबसे अनदेखी केस स्टडी, एट फैंटम वुमन, सच्चाई बताती है। एक कामयाब बैंकर उसके पास आया जो अपनी पत्नी की बेरुखी से परेशान था। उन्होंने अंतहीन बातें कीं। वे रिट्रीट्स पर गए, कुछ नहीं बदला। फिर हिप्नोसिस के दौरान वह आदमी रोते हुए टूट गया। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे समझे, मैं चाहता हूं कि वह मुझे चाहे। यहां वह बात है जो कोई नहीं मानता। इच्छा रहस्य पर फलती फूलती है, पारदर्शिता पर नहीं। 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन जोड़ों ने कुछ भावनात्मक दूरी बनाए रखी थी, उन्होंने उन लोगों की तुलना में ज्यादा यौन संतुष्टि की सूचना दी जिन्होंने सब कुछ साझा किया था। यह कोई खेल नहीं है, यह पहचानना है कि बहुत ज्यादा फैमिलियर होना जुनून को मार देता है। दूसरा झूठ, कि आप उसे बदल सकते हैं। फ्रायड के सबसे खतरनाक शिष्य विल्हेम रीच ने 1930 के बर्लिन में एक प्रयोग किया था। उन्होंने 20 ऐसे पुरुषों को लिया जो अस्थिर महिलाओं को ठीक करने के जुनून में थे और उन्हें कुछ क्रांतिकारी करने के लिए मजबूर किया। दूर चले जाओ, सिनिकली नहीं, बेरहमी से नहीं, बस पहले। 6 महीने बाद उनमें से 17 महिलाएं वापस आईं, परियोजनाओं के रूप में नहीं बल्कि बराबरी के रूप में। फर्क क्या था? उन पुरुषों को अब उन्हें बचाने की जरूरत नहीं थी। यह आकर्षण का क्रूर गणित है। कोई भी उस चीज की कद्र नहीं करता
जिसकी कीमत उन्हें कुछ न चुकानी पड़े। आपका अंतहीन समर्थन, आपका अथाह धैर्य, यह उसे आपसे प्यार नहीं कराता, यह उसे आपका कर्जदार बना देता है। और कर्ज इच्छा का विपरीत है। तीसरा, झूठ कि आप अपवाद हैं। इतिहास के महानतम कवियों बायरन, रिल्के, पेसोआ सभी ने वही दुखद बात लिखी। वह अलग थी, फिर वे उसी पैटर्न में फंस जाते थे। फ्रायड की सफलता इसे पहचानने में नहीं थी, बल्कि इसे हथियार बनाने में थी। पुनरावृत्ति बाध्यता पर अपने नोट्स में उन्होंने एक ही लाइन लिखी, चक्र को तोड़ने के लिए आपको पहले चक्र को देखना होगा। 2021 की MIT की एक स्टडी ने डेटिंग ऐप के व्यवहार को ट्रैक किया और कुछ चौंकाने वाला पाया। जिन पुरुषों ने अपनी पूर्व प्रेमिकाओं को पागल बताया था, उनके वैसी ही महिलाओं से फिर से मिलने की संभावना 78% थी। क्यों? क्योंकि हम पार्टनर नहीं चुनते, हम पैटर्न चुनते हैं, और पैटर्न खुद को पहचानते हैं। यहां फ्रायड का खोया हुआ नुस्खा है। 1923 में फ्रायड ने एक सैनिक का इलाज किया जो उन महिलाओं के प्यार में पड़ता रहता था जो उसे धोखा देती थीं। उसके बचपन का विश्लेषण करने के बजाय फ्रायड ने उसे एक काम दिया। 1 साल के लिए आप किसी का पीछा नहीं करेंगे। अगर कोई महिला आपको चाहती है तो उसे आपके पास आना होगा। आदमी ने विरोध किया, फिर बात मानी। 11 महीने बाद वह एक ऐसी महिला से मिला जैसी कोई और नहीं थी। इसलिए नहीं कि वह परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि वह अब डिसेस्परेट नहीं था। यही रहस्य है। आप सही पार्टनर नहीं ढूंढते, आप सही पार्टनर बन जाते हैं। यह इस बात से नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि पीछा करना बंद करने से है। 1944 में एक होलोकॉस्ट से बचे हुए व्यक्ति विक्टर फ्रैंकल ने ऑनेश्विट्स की राख के बीच मैन्स सर्च फॉर मीनिंग लिखी। उसके पन्नों में एक ऐसी लाइन छिपी है जिसे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। प्यार जवाब नहीं है, प्यार सवाल है, और जवाब आप हैं। क्योंकि यहां वह सच्चाई है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। जिन महिलाओं ने आपको चोट पहुंचाई, जिन पुरुषों ने आपका इस्तेमाल किया, वे कभी समस्या नहीं थे। आपकी इजाजत थी। यह उसे या समाज को दोष देने के बारे में नहीं है। यह उस एक चीज के बारे में है जिसे फ्रायड जानते थे, लेकिन शायद ही कभी कहते थे। हम उसे दोहराते हैं जिसकी हम मरम्मत नहीं करते। लेकिन आज रात, अभी, आप कुछ अलग चुन सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं, कोई कसम नहीं, बस इतना। अगली बार जब पैटर्न फुसफुसाए, इस बार अलग होगा, तो आप एक ऐसा काम करेंगे जो सब कुछ बदल देगा। आप दूर चले जाएंगे, प्यार से नहीं बल्कि झूठ से।